औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद हाशमी और लैरी किंग चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बड़ा ज़रूरी है। आप और मेरे दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात का पेश ख़ैमा, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे अहम चीज़ जो है आज की, वो उस पर हम सब लोगों को बहुत अफसोस है, और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और पेशावर में जो सानिया हुआ है, जो लोग शिकार हुए हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को, उनके अकरबा को सब्र जमील अता फरमाए। ये अच्छी बात नहीं थी। और जो इस सानी की सबसे एक जो खबर है, जो कि बड़ी अहम खबर है, जो आपसे शेयर करनी है कि यहाँ पर कसीर तादाद में अफ़गानी बच्चे तालिब इल्म हैं और उस्ताद भी काफ़ी सारे अफ़गानी हैं। गैर मुल्कियों का अखराज जितनी जल्दी हो सके हो जाए। वो कैसे बैठकर इन मदारिस में तालीम दे रहे हैं और उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी सोवरन कंट्री के अंदर ये चीज़ें मायूब समझी जाती हैं, बल्कि होती ही नहीं, ये ऐसी चीज़ें होने दी ही नहीं जाती। मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड एक अलग चीज़ है, मगर मुल्क की इंटीग्रिटी और मुल्क की हिफाजत वो बड़ी ज़रूरी है, वो सबसे ऊपर है। इस मुल्क में सबको रहने का हक़ है, जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं और जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स। मगर हम मदारिस के अंदर या किसी भी स्कूल कॉलेजेस के अंदर इल्लीगल लोगों को, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं हो, ना तो तालिब इल्म बनने के लिए एक्सेप्ट करते हैं और ना ही मुअल्लिम बनने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ पे बड़ा एक गौर करने की ज़रूरत है हुकूमत को, और जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को कानून के दायरे में लेकर आए। अगर उनको रखना है तो उनकी पूरी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि पता हो कि क्या हुआ। और जो वाक़यात हैं कि ये जो उस्ताद जो कि तालीम दे रहे थे, इन पे इससे पहले भी हमला हो चुका। तो और उसके बाद आज मैं सुन रहा था कि आईजी साहब केपी के फरमा रहे थे कि ये सब कैरियर जो है अफ़गानिस्तान से कैरी करके लेकर आए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए या जो ज़ख्मी हैं उनको शफा हो, और जो चले गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। अच्छा, अब शुरू करते हैं कि ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है। दोस्त पूछते हैं जिधर मैं बैठता हूँ कि खान साहब विल लॉन्ग लॉस्ट और नॉट, ही विल सर्वाइव और नॉट। सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा हो चुका है इस वक्त, इन तमाम हालात में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है हुकूमत को चलाने के लिए, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, किसी जगह पे भी नज़र नहीं आ रहा। ना सेक्रेटरीज, ना ब्यूरोक्रेसी, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना वज़रा, ना गवर्नर्स, ना मिनिस्टर्स, किसी पे भी कुछ भी चीज़ मुझको तो शायद नज़र नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही हो तो तस्दीक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। देखें, अगर जो ट्रेडर होता है ना, कोई भी, तो वो जब अपना माल बेचता है, या कोई दुकानदार, परचून फरोश, कुछ भी कह लें, गोश्त फरोश, कोई बड़े ट्रेडर्स हैं, ज्वेलरी जो है उसके ट्रेडर्स हैं, जब वो कोई भी बंदा जब अपना शोरूम बनाता है, कोई चीज़ बेचने के लिए रखता है, तो सब अपने माल की, चाहे वो कचरा हो, उसकी सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ सजा के रखता है, सामने रखता है, क्योंकि इट मेक्स अ वैल्यू। माल की सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है, उसको रखा जाता है ताकि वो देखे, और उसके बाद फिर आप पीछे जो माल बेचते हैं वो आपका अपना ईमान होता है। तो माल इसी तरीके से बेचा जाता है। सियासत के अंदर भी आप जब अपने खिलाड़ी उतारते हैं तो कोई स्मार्ट खिलाड़ी उतारते हैं। अब बुजदार जैसे खिलाड़ी, चाहे वो अंदर से कितना भी ज़बरदस्त हो, कुछ हो, बट उसकी आउटलुक वाकई में ही लुक्स वेरी लेजी, वेरी लेथार्जिक, वेरी पेनफुल। ऐसा लगता है कि उसको ज़बरदस्ती वज़ीर आला का मनसब दिया गया हो। उसकी किसी एक्शन से, उसके फेस से, उसके बॉडी एक्शन से ही डजंट सूट
साहब वो चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर लगते ही नहीं है किसी जगह से। इसी वजह से अब आप जो है कोई चीज़ लेने के लिए जाए, मशीन बॉडी समझ लें, वॉशिंग मशीन ही लेने गए, वॉशिंग मशीन बाहर से बिल्कुल रबिश जैसी बनी हो, सब कुछ हो, मैं कहूं कि इसके अंदर मैंने सोने की मशीन लगाई हुई है, मोटर सोने की है, सोने की है, नहीं बिकेगी। जब तक कि उसका मैं पूरा आउटलुक अच्छा करूंगा तो उसके बाद फिर मैं लोग देखेंगे कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। वो पहले वो लेगा ही नहीं, उसका मॉडल देख के कहेगा कि तो यार ये मॉडल ही नहीं है। पागल तो नहीं है सारी दुनिया जो नई नई चीज़ें नए नए मॉडल्स लेकर आती है और अट्रैक्टिव चीज़ें ला के रखती है, तो लोग अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से जब एक फेस ही इतना डल और इतना लेजी हो, तो इनसाइड मैं उसको कैसे कह लूँ कि वो बड़ा इंटेलिजेंट होगा। तो ये चीज़ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। और दूसरा, जब केपी के गवर्नमेंट है तो केपी के गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे सूरत हाल में देकर गए थे ना खट्टर साहब, उसी की वजह से 2/3 अक्सरियत मिली उनको उस जगह पे। उस वक्त गवर्नमेंट फंक्शनल होती हुई नजर आती थी। आज केपी के अंदर 2/3 अक्सरियत लेकर पीटीआई के वजीर आला का कोई नाम तक नहीं, कोई पहचानता तक नहीं। महमूद खान साहब किधर है? और महमूद खान साहब की कारकर्दगी किधर है? उनकी कारकर्दगी हमको बताएं कि उन्होंने अभी तक कितनी कानून साजी कर ली है। 2/3 मेजोरिटी है और दिस इज द सेकेंड सेशन ऑफ पीटीआई। इसमें तो बहुत तेजी से आगे जाना चाहिए था। इसके अंदर तो पूरी बहुत सी चीजें तब्दील हो जानी चाहिए थी। महमूद खान साहब अभी तक कौन सा प्रोजेक्ट कर चुके हैं? चले छोड़े पंजाब को, वो दिया, वफाक को छोड़े, वो सब कुछ पुराना उनके ऊपर ही है। वो जो पुराने लोग हैं उन डालते जाएं, सब कुछ उन पे भी डालते जाएं। इसकी कारकर्दगी को आप किस पे डालेंगे? कारकर्दगी के ऐसे पैमाने होते हैं। पेशावर जो होना चाहिए था वो मॉडल सिटी बन चुका होना चाहिए था। केपी के इस वक्त मॉडल सिटी होना चाहिए था हर तरीके से। एवरीथिंग शुड बी सेगमेंटेड प्रॉपरली, मगर नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसके ऊपर भी, इसको भी हम लोग अपोजिशन पे तो डाल नहीं सकते। अब अपोजिशन में डालेंगे तो कैसे डालेंगे? पिछली हुकूमत तो पीटीआई करके गई है और बहुत अच्छी कारकर्दगी देकर गई, जब भी 2/3 मेजोरिटी मिली है। बहरहाल ये चीज देखनी होगी। और तीसरी चीज, जब दोस्त पूछते हैं कि खान साहब पावरफुल हैं कि नहीं हैं, खान साहब सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, खान साहब की सर्वाइविंग खान साहब की गवर्नेंस पर आती है। खान साहब अगर अच्छी गवर्नेंस करेंगे और लोगों की दुआएं लेंगे, मुल्क को किसी सीधे रास्ते पर डालने के लिए कुछ तरीकेकार नजर आना शुरू होगा, तो खान साहब सरवाइव करेंगे। मगर फिर वही बात आ जाती है कि ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही, जो मिनिस्टर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बैड गवर्नेंस, और एस्टेब्लिशमेंट के अपने मसाइल हैं। अच्छा, जिसमें खान साहब ने कहा भी कि बाजवा साहब को नहीं मिलना चाहिए था ऑपोजिशन से। अच्छा जी, मगर खान साहब चंद छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप खुद से कर सकते थे, कर सक रहे हैं, आपके अंडर में है, आप कर सकते हैं, आपके मिनिस्टर्स कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो ये क्यों नहीं हो रही? ये सवाल तो उठ रहा है। आपको याद है कि नवाज शरीफ ने कहा था हुजूरे वाला ये हैं वो जराए कौमी असेंबली के अंदर। कौमी असेंबली में वो जराए थे, वो उस वक्त के स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक को दिए गए थे। पूरा दत्था बना के दिया था ना, आप सब ने देखा था, मैंने तो देखा था टीवी पे, ये सब तकरीर लाइव आई थी। हुजूरे वाला ये हैं वो जराए। तो नवाज शरीफ पे इतना बड़ा करप्शन का इल्जाम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप सब कुछ कह रहे हैं कि वो करप्ट है, वो लूट के ले गया। तो वो जराए वाली कॉपी, वो जराए वाला पूरा दथा, वो तो कौमी असेंबली के स्पीकर साहब को दिया गया था, जो कि कौमी असेंबली के अंदर सेक्रेटेरिएट में मौजूद होना चाहिए। वो किधर है वो जराए? उसको निकालने के लिए भी क्या आपको ब्यूरोक्रेसी की इजाजत की जरूरत है, आपको एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत की जरूरत है, आपको XYZ की इजाजत की जरूरत है? आप कितना इस चीज के ऊपर क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ये कॉम्प्रोमाइज क्यों है?
ये सच्चाई क्यों नहीं लेकर आ जाते? ये तो छोटी सी सच्चाई है। इसके लिए वाला वो जराए की वो रसीदें, वो दत्था किधर है? उसको निकालने में कितना टाइम लगता है? उसको क्यों छुपाया हुआ है? उस हकीकत को कौन खोलेगा? क्या ये अमानत नहीं है कौम की? कौमी असेंबली के अंदर वो चीज दी गई जो कि कौम की अमानत है। ये कोई सीक्रेट तो है नहीं, या तो कहीं ये कोई बहुत बड़ा राज है जिसको अफशा करने से बड़ा तूफान आ जाएगा, इंटरनेशनली बड़ा तूफान आ जाएगा, मुल्क की बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। बताएं कुछ आके, हमको समझाएं, कौमी असेंबली के अंदर ही फ्लोर पर आके समझाएं। और ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमको समझाएं, क्यों नहीं समझाते ये बात? और दूसरी, सर इतना आप कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ अब तुम वापस आओ, तो सर जब आप ये कर रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज थी कि आप वॉल्यूम 10 खोल दें। क्यों नहीं खोलते वॉल्यूम 10? उसमें क्या कबाहत क्या है? वॉल्यूम 10 क्यों नहीं खुलता? क्यों? वॉल्यूम 10 में या तो कुछ चीज है ही नहीं। वॉल्यूम 10 जो है, आपने इन सब ने जिन्होंने वॉल्यूम 10 बनाया, इट वॉज अ हैंड ट्विस्टिंग। यही कह सकते हैं ना कि बाजू मोड़ा गया उसको ट्रक करके। वॉल्यूम 10 में बच्चू वो चीज है, अगर तू बोला तो वो खोल दूंगा। अब उसको भी नहीं पता कि क्या चीज है, क्योंकि वो काना है, तो उसने कहा पता नहीं कौन सी चीज होगी, और आपके पास उसमें कोई चीज है कि नहीं है, तो आप उस चीज का एडवांटेज लेके फायदा उठा रहे हैं। वॉल्यूम 10 क्यों नहीं खुलता? वॉल्यूम 10 को खोलना चाहिए ना। एक टाइम हो गया, अब तो वो गया भी है, बीमारी का भी बहाना करके गया, सब कुछ करके गया। वॉल्यूम 10 अभी तक नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? और जो रेफरेंस, अजीजिया रेफरेंस, वो क्यों नहीं चल रहा? बहुत सी चीजें हैं जो कि बगैर ब्यूरोक्रेसी के, बगैर इस्टेब्लिशमेंट के, ये गवर्नेंस आप खुद से कर सकते हैं। छोटी सी चीजें हैं, छोटी हैं, बहुत छोटी चीजें हैं गवर्नमेंट के लिए, मगर आप लोग भी सिर्फ बातों के ऊपर, यानी बातों के काजी बने हुए हैं। किधर है कोई एक्शन? एक हफ्ता हो गया तकरीर करके कि किधर है कोई एक्शन? जब आप तकरीर करते हैं उसके बाद तो सब कुछ हो जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से इटसेल्फ सवाल है। जो दोस्त मेरे को पूछते रहते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, सर ये तो हमको बता दें कि किधर है वो जराए, वो किधर है, वॉल्यूम 10 किधर है? और जो माफिया है जिसको पकड़ना था, जिसकी रिपोर्टें बनाई, अव्वल तो आपको वो रिपोर्ट बनवानी नहीं चाहिए थी शुगर कमीशन की। वो रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए थी आपको। अगर आप उसको स्टैंड ले रहे थे, अगर वो रिपोर्ट वाकई में थी, जेन्युइन है, तो फिर उसके ऊपर रेफरेंस अभी तक क्यों नहीं बना? अगर वो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं है तो आपने, हम सब ने, यानी एज ए पीटीआई, एक अच्छे शख्स को स्टेप क्यों कर दिया? क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश नहीं थी? मुझे तो ये साजिश लगती है। ये तो एक तरीकेकार था कि या तो उसको कंपाइल हो जाना चाहिए था। कब बनी थी वो रिपोर्ट? कितना अरसा हो गया उस रिपोर्ट को बने हुए? क्यों ये किचन कैबिनेट क्या कर रही है आप लोगों के साथ बैठ के? कितना अरसा हम लोग कहते रहेंगे कि सर सादिक और अमीन, सर सादिक और अमीन के साथ बहुत सी चीजें भी है, एक्शन भी है, कोई काम है। खाली हर वक्त बातें, कितना सब्र कर लेंगे? सब्र करें, आस्ता आस्ता पाकिस्तान तरक्की करेगा। बचपन से ये कहानियां सुन रहे हैं, पाकिस्तान बड़े खसारे में है, जब भी कोई नया लीडर आता है पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है, आनी हाथों से निपटा जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये सब कहानियां हैं। दीज आर द फंडामेंटल्स लिखी हुई हैं कि भेज दो, ये कहानी होगी तो भेज दो। कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नवाज शरीफ साहब, ये पीडीएम मनी कैसे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पीडीए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, ये कैसे वजूद में आया? कैसे बन गया पीडीए इतनी जल्दी? किसी को पता भी नहीं चला और ये बन के खड़े हो गए। इसको फंडिंग किधर से आ रही है? चलें छोड़े, वो करते रहे हैं, इतने जलसे वगैरह कर रहे हैं माशाल्लाह से बड़े बड़े, तो वो जलसे मेरा ख्याल है अरबों के तो होंगे, उसके अंदर अरबों का तो खर्चा होगा। सिंध में जो पीपल्स पार्टी बसें लेकर आई अंदरूनी सिंध से, इतने हजारों लोगों को जो लेकर आई, 15-20 हजार लोग तो अंदरूनी सिंध के थे उस दिन। मैंने खुद देखा था जलसे के अंदर, जब मैं गया था तो लोग थे सारे अंदरूनी सिंध के लोग थे, कराची वाले तो थे ही नहीं।
तो गवर्नर सिंह बैठ के क्या कर रहे हैं वो, कि वो बसें के पैसे किसने दिए, कैसे आ गई वो सारी की सारी बसें? आपने FATF का कानून तो बना लिया, उस पर अमल दरामद किधर से हो रहा है सर? ये पैसा किधर से आ रहा है? कोयटा जलसे में कैसे पैसा आ रहा है? ये पैसा सबका सब सारा नवाज शरीफ साहब जो है इसके फंडिंग कर रहे हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, ना कोई सोचे इस बात को कि कोई बहुत बड़ी किधर से आ रहा है, कुछ कर रहा है, कोई ढकी छुपी बात है। ये सारी गेम जो है, इस गेम की इन्वेस्टर जो है प्रोजेक्ट का, वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब PDA पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस और PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, सॉरी मैं गलत कह गया हूं तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM, ये क्यों बनाने की जरूरत पेश आ गई? इसलिए पेश आई कि करजई साहब जिस वक्त नवाज शरीफ से जनवरी में मुलाकात की, उन्होंने, नवाज शरीफ गए, उन्होंने करजई से मुलाकात की। हामिद करजई, जानते हैं आप हामिद करजई को? न्यूज भी सुनी होगी आपने, और उसके बाद थोड़ी देर तक शोर शराबा हुआ था, उसके बाद सब खामोशी हो गई। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, और वो इससे पहले किसके लिए काम करते थे आपको पता है ना? और वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो उन्होंने वो काम छोड़ दिया हो। वही वो बड़े मुल्क जो बड़े साहब है उनकी कोई खुफिया, समझ गए ना आप? अब वो उनसे मुलाकात करते हैं, मुलाकात बुलवा कर की गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो उन्होंने खुद मुलाकात नहीं की, हामिद करजई के साथ लॉबिंग की और उसको बाकायदा बुलवाया, और बड़ी खुफिया मुलाकात थी जो कि निकल के बाहर आ गई, पता चल गई। अच्छा, उस मुलाकात के अंदर हामिद करजई को ये कहा गया कि हमारी सेटिंग करवाएं आप बड़े साहब से, ताकि उनको कहें कि वी आर बेटर स्लेव्स, वी आर बेटर हॉर्सेस, हम आपके लिए बेहतर तरीके से दौड़ सकते हैं, और जो आप निकलना चाह रहे हैं सब गंद बला से, हम उसके अंदर आपकी ज़्यादा बेहतर मदद कर सकते हैं। आप हम पे एक दफ़ा कॉन्फिडेंस करें। करजई को ये काम कहा गया, ये सौंपा गया कि आप हमारी ये बात बड़े लोगों तक पहुंचा दें। तो ये बात पता चल गई, खुल गई, और इसकी वजह से जो मरियम का जाना था ना, वो जाना पक्का ही था, बिल्कुल जा रही थी वो रुक गया, वो सिलसिला रुक गया कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के जो है गलत काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू हो गए हैं। वही, क्योंकि उनकी आदत है झूठ बोलना, फ्रॉड करना, लोगों को मिसगाइड करना। शुरू से ये इन लोगों का पूरा खानदान का यही काम है, उनकी बेटी का यही काम है। कतरी खत देख लें, सेल डेट देख लें, जो चीज़ प्रोवाइड करने का अदालत ने बोला सब 2 नंबर। तो ये तो काम है इन लोगों का। और मुझे समझ नहीं आता कि कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जा सकता। ये हमारी कैसे मोमिन है कि जो कि बार बार एक सुराख से डसे जा रहे हैं। उस दौरान एक अच्छा काम ये हो गया कि जिस वक्त इनको पता चला कि ये कहानी है, तो पाकिस्तान ने बड़ा एफिशिएंटली परफॉर्म किया और अमेरिका को और तालिबान को दोनों को एक टेबल पे बिठाया और एक मसले का सोल्यूशन की तरफ ले गए फौरी तौर पर। अब उनका तो ये मोहरा पिट गया जो वो बेचना चाह रहे थे कि हम आपको बाइज्जत तौर पे निकलवा देंगे, आप हमारे पे हाथ रखें और ये करें और वो करें। अब इस दौरान क्या हुआ कि इन्होंने अप्रोच करनी शुरू की, अपनी लॉबिंग करनी शुरू की। तो उस दौरान हाँ सब तक एक सफ़ीर साहब आए और एक बड़े साहब का मैसेज लेकर आए जो हमारे वो पहले नवाज शरीफ साहब जिधर रहते थे बाहर जब गए थे कि जनाब अली आप हमारे नवाज शरीफ साहब पे ज़रा हाथ खोला रखें और 1 2 3 काम कर दें, क्योंकि आपने हमको जो काम कहे थे हमने आपके काम किए और पाकिस्तान के सफ़ीर भी बने हम, मगर अब आप भी हमारे सफ़ीर बन जाएं और ये काम कर लें। खान साहब ने बड़े
जिसको बोलते हैं लहजे के अंदर, खान साहब का लहजा आपको पता है ना, बड़ा जिस पर वो होते हैं, वो बात चीज़ों को जो नापसंद करते हैं, तो वो छुपाते नहीं हैं अपने रिएक्शन या कोई चीज़, वो बिल्कुल स्ट्रेट बात करने के आदी हैं। तो उन्होंने वो स्ट्रेट बात के अंदर सुना है जो बावसूख ज़राए हैं, मैं नहीं, बावसूख ज़राए, प्लीज़। बावसूख ज़राए ने ये बताया कि उन्होंने उसको ना कर, उसके बाद हालात थोड़े ख़राब कशीदा हो गए। और उन्होंने जो मदद की थी ना, वो मदद ऐसे नहीं की थी, वो मदद इसलिए की थी कि आपको पता है कि खान साहब ने जिस वक्त हमारे एक शरीफ, पहले तीसरे भाई, दो शरीफ है ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एक तीसरे भाई थे इनके, वो जब उधर सर्विस करने के लिए गए थे ना, तो असेंबली के अंदर सबसे ज़्यादा अपोजिशन खान साहब ने की थी, पीटीआई ने की थी, और उसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से गए नहीं थे उधर। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये खान साहब वापस आ गए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि अब नई हुकूमत आई है तो ये उसको वापस बुला लें, तीसरे भाई को। और एक भाई जो है, चौथा जो दोस्त था, वो एमिरेट्स में भी था, सब एक एमिरेट्स में भी तो है ना हमारे एक बड़े नामवर, तो ये किधर बुला नहीं लें। तो बेसिकली इन लोगों ने वो जो इन्वेस्टमेंट की, वो जो मदद की, वो मदद के नाम पर वो चुप कराने की बात थी कि इनके ऊपर बात नहीं करें। तो वो तो शुरू से खान साहब को ये गल्फ रीजन जो है, ही इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, द ओनली पर्सन एक्सेप्टेबल फॉर देम इज नवाज शरीफ, क्योंकि वो जो बात कहें वो उनकी मानता था, जिधर कहें कान से पकड़ के पीछे बैठा दें तो पीछे बैठ जाए, आगे कर दें तो आगे कर दें। तो ये बात खान साहब के साथ नहीं कर सकते। खान साहब हैज़ अ पर्सनैलिटी, अ ग्लैमर, उसके अंदर पावर है, तो उसके अंदर एक इंटीग्रिटी भी है, पठान भी है ना, न्याजी भी हैं। तो खान साहब जो है उन्होंने उसको बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया, तो उसकी वजह से वहाँ से नाराज़गी हो। और दूसरी बात, जिस वक्त आपको याद है कि एमिरेट्स ने इसराइल को एक्सेप्टेंस, कबूलियत की सनद दी थी, कबूलियत का शर्फ बख्शा था, तो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बेचैनी पैदा हो गई थी। और फिर बड़ी न्यूज़ आना शुरू हो गई थी कि वो भी करने के लिए तैयार है, वो भी है। तो उसमें एक नाम आया था हमारे बड़े साहब का, सऊदिया का। तो उसके फ़ौरन बाद एक बयान दिया गया था, खान साहब आए थे और खान साहब ने कहा था, पूछा गया था कि भाई आप भी हैं, इनका ख्याल था कि शायद हम खान साहब को भी लेकर आ जाएंगे, ये इनका कि इन्होंने एहसान किए हुए हैं, तो इस सब को करके, हाँ यार जिस तरह आपका दोस्त हो यार, मैं उसको ले आऊँगा यार, एक्स को ले आऊँगा यार, कोई मसला नहीं यार, अपना यार है यार, कोई मसला नहीं, इसको मना लेंगे। तो ये इनका प्लान था पूरे का पूरा। और खान साहब जो है मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बन के उठे और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के खून पर बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल ताल्लुकात इस्तवार कर ही नहीं सकते। खान साहब ने ये बात कह तो दी, कहने को तो जिगरे वाली बात थी और दो लाइनर बात थी, मगर इसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा हुआ। वो इफ़ेक्ट ऐसा हुआ कि वो जाके लगा सऊदिया की जड़ में, जिनको हम बड़ा मुसलमान भाई सब लोग कहते हैं, वो लगा जड़ के अंदर जाके, जड़ में उनकी, इसलिए कि उनका सारा प्लान फेल हो गया। जो उनसे भी बड़े साहब है उन्होंने कहा यार तुम तो कहते थे, उन्होंने बोला बस यार इमरान खान है ना, इसीलिए वो चाहते थे कि नवाज शरीफ आए। उन्होंने उधर से पाकिस्तान की इमरान खान गवर्नमेंट के साथ थोड़ी सी और टेंशन क्रिएट हो गई। फिर कश्मीर के ऊपर जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया, उससे और ज़्यादा हो गए। तो इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ जो जो दोस्त, हाँ साहब कहते हैं ना हमारे दोस्त भी इसमें मुलव्विस हैं, तो वो जो दोस्त मुलव्विस है ना, उनमें सबसे बड़ा नाम उनका है, और फिर इसराइल है, और फिर इंडिया है। ये एक लॉबी बन गई है इस रीजन की। ये बदमाशियाँ है जो शुरू से हमारे मुल्कों के अंदर आके हमारा इस्तेसाल करते रहे हैं। पाकिस्तान का इस्तेसाल कराने में जहां पाकिस्तान के लीडरों का बहुत बड़ा हाथ है, नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लीडरों का, वहां पर इस मुस्लिम उम्मा, इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने कहा इन लोगों को ऊपर नहीं चढ़ने देना चाहिए। जिस तरह बाज भाई होते हैं ना, आपस में शरीका हो जाता है, तो जो अमीर बनते हैं वो कहते हैं छोटे के इसकी पूरी नस्ल को आगे नहीं बढ़ने देना, उनको बस थोड़ा थोड़ा खिलाते रहो, जाके सब कुछ करते रहो। वो उनको कहते हैं ना, मछली पकड़ना नहीं सिखाएगा कभी,
यही हाल इन लोगों का था कि अगर पाकिस्तान की कौम को हमने छोड़ दिया तो ये आगे इतना हमारे साथ कर रहे हैं। लेबर इनको बनाई रखो, लेबर बना के इनको निकालो गल्फ की मार्केट के अंदर, लेबर। और जो दूसरा माइंड भी आया उसको अरबों के नीचे दे दो, किसी जगह पे करो, जलील कर दो इनके इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को। वो रिस्पेक्ट नहीं है जो लोग कहते हैं बड़ी रिस्पेक्ट है। मैं तो उधर रहा हूं, मैं 90 से 2018 तक सऊदी अरब में था, मैं तो उधर रहा हूं, मुझे पता है कि क्या सिचुएशन हमारे साथ करते हैं या करते हैं। जो चूरन हमारे लीडर यहां पर आके भेजते हैं मुस्लिम उम्मा का सब कुछ, ये सब झूठ है, फ्लॉप है। दिस इज नॉट राइट। इक्वलिटी के ऊपर हमको तो हमारे साथ बिहेव ही नहीं करते ये लोग, अरब लोग। आप किधर हैं? हाँ, हमारी लेबर चाहिए उनको, क्योंकि उनको गालियां निकालते हैं, या अल्लाह शगल वो दबाते हैं, उसको पता नहीं चलता, वो कहता है शायद ओ इतनी बड़ी सूरत कोई पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, मुझको अरबी में बोल रहा है वो, और मेहनत से काम, उसको धूप में खड़ा करो, धूप में काम। फिलिपीनियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इंडियंस के साथ ऐसा नहीं करते, बहुत सोच समझ के करते हैं। हम लोग साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा उनके तशद्दुद, उनकी जलालत, उनकी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, मगर मजबूर है ना, क्या करें, किधर जाएं, क्योंकि हमारे लोगों ने जो हमारे लीडर्स से बड़े थे उन्होंने उनके सामने फेंका हुआ। तो मुख्तसर ये कि ये कहानी है कि कौन लोग पीछे हैं और किस तरीके से ये आगे चल रहा है। देखना तो ये है कि महंगाई खत्म होती है कि नहीं होती। ये एक टेस्ट केस है। ये महंगाई जो है वो इतनी खतरनाक है कि ना कोई अपोजिशन चाहिए इसके लिए, हुकूमत को हटाने के लिए, ना कोई फॉरेन इंटरफेरेंस चाहिए, ना कोई बहुत ही किस्म का कोई एटम टाइप की कोई चीज़ चाहिए। महंगाई वो चीज़ है जो कि दिन ब दिन बेकाबू होके फैलती जा रही है, और ये एक साजिश है। ये रियल महंगाई नहीं है जिसको आप रियल कहते हैं, ये मसनूई है, मसनूई महंगाई। ये चीज़ों को आस्ता आस्ता ऊपर करते जाओ, लोगों को तंग करते जाओ, और लोग तंग हो जाए। और तंग होकर क्या होता है आखिर के अंदर, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं आस्ता आस्ता देता रहूँगा, जब पैसा खत्म होगा तो मैं सड़क पर आऊँगा ना। फिर सड़क पे आके मैं क्या करता हूँ, या तो किसी का गिरेबान पकड़ूंगा, भीख मांगूंगा, नहीं हुआ तो गिरेबान पकड़ लूंगा, जब अपनी जान से बेजार होऊंगा तो लोगों को लूटना शुरू कर दूंगा। सिंपल क्यास। तो ये महंगाई खसब, इसके लिए ना आपको ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है, ना आपको इसको एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, इसमें आपकी प्लानिंग की ज़रूरत है, इसमें आपकी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कैच छोड़ने पे आपने जो सलीम मलिक को गाली निकाली थी ना वर्ल्ड कप में, वही गाली दे। ये गाली देने की इन लोगों को बताएं कि जाओ दफा हो जाओ, एसी के कमरों से बाहर निकलो, खड़े होके काम करो। क्यों काम नहीं करते? आपके गवर्नर क्यों काम नहीं करते? 18वीं तरमीम के पीछे छुपे हुए हैं जबरदस्ती हर कोई, क्यों काम नहीं करते? आम पब्लिक क्यों नहीं मिलती इनसे? कितने दिनों के लिए गवर्नर हाउस खोला था? ड्रामा था वो कि लोगों के लिए गवर्नर हाउस खोल दिया जी, दरवाजे खुल गए। दरवाजे बंद हैं गवर्नर हाउस के। अब कितने दिनों के लिए खोला था? क्यों नहीं खुलता गवर्नर हाउस का दरवाजा? हु इज गवर्नर? उसको हमारा नौकर होना चाहिए, वो हमारा बादशाह बन के बैठा हुआ है। क्यों? सबका आप कहते हैं वो किधर से आया, स्कूटरों पे आते रहे, सब कुछ करते रहे। आप खुद भी तो देखें अपनी पार्टी में आपके कौन कौन लोग किस किस जगह पर आके अब क्या बन के फिर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है खान साहब, खुदा का वास्ता है, हम आप पे अभी भी बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उम्मीद है आपसे और किसी से नहीं है। प्लीज़ ये उम्मीद नहीं तोड़ें। आप बनी गाला से बाहर निकलें। बनी गाले के मुकीम बन गए तो फंस जाएंगे। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप वही इमरान खान बने जो कि जलसों में खड़े होकर वही शर्ट पहना होता था, भीगा होता था, पानी में भीगा होता था, लोग आगे पीछे खड़े होते थे और वो खान खड़ा होता था। अब कौन सी ऐसी क़यामत आ गई जब आप मौत से नहीं डरते, जब आप किसी से नहीं डरते, तो फिर इतना खौफ क्यों छुपे हुए इन सब नॉर्म्स के पीछे? आए एक दिन निकलें, मेरे साथ आएँ, कराची के अंदर किसी के साथ आएँ, इन लोगों की प्रोटोकॉल से बाहर निकलें। ये जो 4 लोग बैठ गए हैं, अब ये किसी को आगे आने नहीं देना चाहते पार्टी में। हमको रिलीफ दें, खुदा के लिए रिलीफ दें। अगर हमने आपको वोट दे ही दिया, बाहर निकल ही आए, वापस आ गए, तब्दीली के लिए कुछ किया हम लोगों ने, थोड़ा ही किया, एक वोट ही दिया, प्लीज़ उसी का कुछ ख्याल कर लें यार आप। मगर ये कि
ये मुश्किल वक़्त तो ज़रूर है पूरी कौम के लिए, बहुत मुश्किल वक़्त है और कर्बनाक भी है। बट अगेन फॉर मी आई विल नॉट गो टू वोट बिलावल और मरियम एट एनी कॉस्ट। सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों ने हमारी नस्लों को बेजार किया, नस्लों को तबाह कर दिया इन लोगों ने मिलकर। कल बिलावल जलसे के अंदर जाके क्या कह रहा था, खड़ा हुआ कि आप हमारी सब चीज़ों को, एस्टेब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को आप टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। बिलावल, तुम्हारे नाना अब्बा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तारीख पढ़ो, शीरी रहमान तुमको क्या सिखा रही है? कुछ भी नहीं सिखा रही। जब तारीख पढ़ रहे हो सियासत की तो पूरी तारीख पढ़ो। उसने FSF बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से। और वो फोर्स क्यों बनाई थी? वो पैरेलल टू आर्मी बनाई थी। और उसमें कौन लोग भर्ती हुए थे? यही तुम्हारे जालों को लेकर गया था, उनकी भर्तियां करवाई थी कि वो इस्लामाबाद सारे को कंट्रोल करेगी और उधर से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस, रेगुलर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो वहाँ पर नहीं होंगी। दिस वाज हिज प्लान। और फिर उसी FSF के डायरेक्टर के वादा माफ गवाह बनने के, DJ के वादा माफ गवाह बनने की वजह से फांसी पे चढ़ा था वो तुम्हारा नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये बैठकर और बालों को इधर उधर कर कर भुट्टो बनकर, थोड़ा भुट्टो, थोड़ा नान भुट्टो, टेक्निकल फॉल्ट, ये ड्रामेबाजी छोड़ो। ये किसी और को चूरन बेचोगे। वहां के लोग पागल हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जो खड़े होकर इसको सुनते हैं। पूछे ना इसको कि सिंध के अंदर तुमने क्या कर दिया? मुसलसल हुकूमत है तो खड़े रहते हैं, बुत बन के खड़े हुए हैं। आहा ओ भाई सही है, भुट्टो जिंदा, भुट्टो मुर्दा, भुट्टो सब कुछ है, नारे लगाएं आपने हकूक के लिए, खुदा के लिए। पाकिस्तानियों समझो कि एक बंदा उठकर वहां से आके आपको खाली तकरीर करने का, आप डायलॉग सुनने के आदी बन गए हो फिल्में देख देख के। अब तो फिल्में भी नहीं बन रही पाकिस्तानी, और इंडियन भी नहीं चलती। तो ये डायलॉग सुन के आप खुश होने वाली कौम कब से बन गए? उससे पूछो सिंध में जाओ, सिंध में क्या हाल है। खड़ा होकर कहता है हमने सिंध में अस्पताल बना लिए। कौन से अस्पताल बनाए? जिना अस्पताल का हाल देख लो, सबसे पुराना सिविल हॉस्पिटल कराची का हाल देख लो, किसी और का हाल देख लो। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ओ अल्लाह माफ, उधर तो बंदा जिंदा जाकर भी जो है ना, आधा अगर गरीब आदमी है तो वो तो ऐसे ही खत्म होकर आ जाता है, नफसियाती हो जाता है। इससे पूछो कि तुम लड़काना में जीतते रहे। लड़काना तो तुमको हर दफा वोट देता है। तुम्हारे पैदाइश की जगह वही है, तुम्हारे खानदानों की पैदाइश की जगह वही है, तुम्हारी नस्ल की, जिसको तुम भुट्टो साथ लगाते हो, भुट्टोज आर फ्रॉम लड़काना। वो तो उनकी जगीरें और जायदादें हैं, जहां पर ट्रेनें चलती रहती हैं, बसें निकलते निकलते टाइम लगता है। तो वहां पर कौन सा हॉस्पिटल है? वो लोग कराची में क्यों आते हैं, हैदराबाद में क्यों आते हैं? वहां पर क्या हॉस्पिटल है? कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल मेयार का है कि जहां पर लोग निकल के बड़ी बड़ी कंपनियों में, माइक्रोसॉफ्ट में, ओरेकल के अंदर, डेल में, सिस्को में, किधर जाके काम करते हैं वो लोग काके कैसी नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं? जो मेहरान यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी है, बेचारे किधर, क्या कॉम्पिटिटिव, कितना कॉम्पिटिटिव है, कितने % लोग वहां से कॉम्पिटिटिव करके निकलते हैं, मुसाफकत के अंदर होते हैं दूसरी जगहों पे कम्पीट करने के लिए, सिफारिशें ढूंढते हैं नौकरियों के लिए। तो गिलगित में बैठकर डायलॉग देना, और ये क्या ड्रामेबाजी है कि बिलावल भी तो एक MNA है, कैसे चला गया उधर? जब PTI के MNAs को पाबंदी है, प्राइम मिनिस्टर को पाबंदी है, वजीरों को पाबंदी है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ PTI, क्यों उस पर पाबंदी लगाई गई है? हाँ साहब, कैसी गवर्नमेंट है यार? मुझको समझ में नहीं आती। गवर्नमेंट आपकी है या आपकी गवर्नमेंट नहीं है? मुझे ये समझ में नहीं आई बिल्कुल भी कि बिलावल जाता है एक MNA, अपने दूसरे MNAs के साथ उधर घूम रहा है, तकरीरें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। व्हाई यू आर नॉट गोइंग देयर? हु स्टॉप्स यू? कौन सा कानून, कैसा कानून? आप क्यों नहीं जाते वहां पर? आपको कौन रोकता है? गवर्नमेंट आपकी है ना, मेरी तो नहीं है। अगर कानून था तो बिलावल को किसने रोकना था? क्या बात हुई थी टेलीफोन पर बिलावल के साथ? क्या ये छोटा NRO दिया गया है? ये छोटे छोटे NRO अब
छोटी छोटी उसके अंदर पॉजेस के अंदर मिलेंगे, आपको नजर आएंगे। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर, आप हौसला रखें हैं। आप हमको कहते हैं घबराना नहीं, आप नहीं घबराएं, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं खान साहब, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। जब आप मौत से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, तो फिर डर किस चीज का? व्हाई इट्स हैपनिंग, वेयर इज द गवर्नेंस? वो गिलगित में जाके जो मर्जी बकवास करता रहे। और सबसे खतरनाक बात कि नवाज शरीफ ने कोयटा जलसे के अंदर क्या बकवास की। वो कोशिश कर रहा है कि आप इदारे के अंदर से तसादुम करवाए, इदारे के चीफ के साथ इदारे के जो लोग हैं उनका तसादुम करवाए। वेयर इज द गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। इनको फौरन एक्शन लेना चाहिए। दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग कि जिसको छोड़ दो यार, जो भी होगा देखा जाएगा बाद में, कोई बात नहीं है, सब्र करते हैं। इस वक्त का तकाजा यही है। वक्त का तकाजा रियासत के लिए, वक्त का तकाजा ऐसा नहीं होता। रियासत अमल करती है। निप द ईवल इन द बड। हमको किसी भी शख्सियत से, किसी इनफरादी शख्सियत से, हो सकता है हमारा इख्तलाफ हो, बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं किसी, मगर एक इदारे के साथ, नवाज शरीफ इदारे के साथ खेल रहा है खड़े सरेआम। वो सब उधर उसकी बेटी जो है मुजरिमों से, जो कन्विक्टेड लोग हैं, उनकी तस्वीरें उठा के चल रही है, और अनस नूरानी उधर खड़ा होकर कह रहा है आज़ाद बलूचिस्तान, फिर कहता है मेरी ज़बान स्लिप हो गई। हाँ साहब, मैं ये अल्फाज कहना नहीं चाहता, मेरे को आई वांट टू ब्लास्ट, बट क्योंकि सबकी रिस्पेक्ट है, मेरी नेशन है, सब लोग देखते हैं, तो लेट मी कूल डाउन एंड कीप क्वाइट। मगर ऐसा नहीं चलेगा खान साहब, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये आपकी, ये स्टेट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल शुक्रिया बहुत बहुत आप सबको सुनने का, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर फिर कुछ हकीकत लेकर आएंगे आपके साथ, कुछ शेयर करेंगे सच्चाई, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो आपके दिल की बातें हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।